Welcome to all friends. I'm Archana Manandan and this is our third video of Geography. इससे पहले हम 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। उन 2 वीडियो में हमने 6 कॉन्टिनेंट्स और बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें कवर करी हैं। ये हमारा जो थर्ड वीडियो है इसमें लास्ट अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट और उसके बाद जो ओशंस हैं जितना कंप्लीट कर पाएंगे उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बता के रखा है कि ये 46 पेज का ज्योग्राफी का हैंड रिटन नोट्स एंड सोर्स लूसेंट है। इसके बाद महेश परनवाल सर की बुक को मैंने इसमें सोर्स लिया है और उसके बाद क्राउन पब्लिकेशन। ये 3 बुक को मिला के मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किया है जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इन तक इस वीडियो को देखिए। अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये हमारा 7th है जो कि 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड ओनली कॉन्टिनेंट विच इज आइसोलेटेड एंड जीरो पॉपुलेटेड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओनली आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट कौन सा है तो ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, 0 है। कंप्लीटली कवर्ड विद स्नो, यही रीजन है और व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। डिस्कवरर कौन है, किसने इसको डिस्कवर किया? तो ये फैबियन बेलिंग शॉसन जो है, इन्होंने 1820 में शिप के थ्रू ये यहाँ पे गए थे और शिप का नाम था वोस्टॉक, राइट। फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल वाज रोल्ड एमंडसन, राइट। और नॉर्वे के थे ये और 1911 में इन्होंने इस यहाँ पे साउथ पोल पे ये पहुंचे थे। फर्स्ट जो पर्सन थे वो यही थे। फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट कौन था, फर्स्ट इंडियन कौन था? तो फर्स्ट इंडियन टू रिच अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट वाज रामाचंद्रन जी 1960 में। फर्स्ट इंडियन टू रिच टू द साउथ पोल वाज डॉक्टर गिरिराज सिरोही, राइट। ये सारी की सारी चीजें, अब ये जो आपका नेम है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाइटली नहीं लेंगे। क्वेश्चंस पूछा जा चुका है यहाँ से। इंडियाज एस्टैब्लिश्ड सेंटर इन अंटार्कटिका कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री नाम है इसका। इन ड्रोनिंग मॉड लैंड रीजन, राइट। तो ड्रोनिंग मॉड लैंड रीजन में कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री है और ये आपको हमेशा याद रखना है। एबंडन्ड इन 1990। इंडिया एस्टैब्लिश्ड इट्स थर्ड रिसर्च सेंटर भारती इन लार्सिमन। तो ये लार्सिमन हिल्स जो है ये सर्विस पीरियड ऑफ द सेंटर इज फिक्स्ड फॉर 25 ईयर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो भारतीय जो एस्टैब्लिश किया गया है इंडिया के द्वारा थर्ड रिसर्च सेंटर जो है अंटार्कटिका में, इसका सर्विस पीरियड क्या है, कब तक ये है? तो 25 ईयर्स के लिए। ओनली 2% ऑफ अंटार्कटिका बिकेम आइस फ्री इन समर्स। समर में भी सिर्फ और सिर्फ 2% अंटार्कटिका ही जो है ये आइस फ्री होती है। और इसमें यहाँ पे आपको देखना है कि पाल्मेर पेनिनसुला जो है ये आइस फ्री रहता है 2% का। द एवरेज थिकनेस ऑफ आइस शीट इज 2 to 5 किलोमीटर। जो थिकनेस है वो 2 से 5 किलोमीटर तक है अंटार्कटिका का। और अंटार्कटिका इज नोन एज डायनेमिक और एक्टिव कॉन्टिनेंट बिकॉज इट्स शेप चेंजेस ड्यू टू चेंज ऑफ सीजन। सीजन के साथ साथ शेप जो है इसमें चेंज आता है और इसी के लिए इसको क्या कहा जाता है? डायनेमिक कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। मेन वेजिटेशन जो है यहाँ का है ये क्या है? तो ये लाइकेन है एंड मॉस। फिर विडा इज अ स्लाइन लेक। यहाँ पे इट इज फाउंडेड अंडर द 19 मीटर थिक आइस लेयर, राइट, इन अंटार्कटिका। इट्स सैलिनिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ डेड सी। डेड सी के इक्वल में इसकी सैलिनिटी है और सैलिनिटी जो डेड सी का है वो मैंने आपको बता के रखा है, इसलिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसकी सैलिनिटी कितनी होगी अगर डेड सी के बराबर है तो। एल्बेट्रोस एंड पेट्रिल्स आर फ्लाइंग सी बर्ड फाउंड हेयर एंड पेंगुइन फ्लाइटलेस बर्ड जो है पेंगुइन यहीं पे पाया जाता है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में। क्रिल फिश जो है, ग्रुप ऑफ क्रिल फिश शियोल्स only can develop here or south pole situated near center of Antarctica. No coastal plain is found here because this is actually ice continent, also known as continent dedicated to science. तो इसको ये पूरी तरीके से साइंस की रिसर्च के लिए डेडिकेटेड है, इसकी वजह से गाइस इसको डेडिकेटेड टू साइंस, इस कॉन्टिनेंट को डेडिकेटेड टू साइंस भी बोला जा सकता है। The
incident of ozone depletion was firstly discovered in Antarctica in year 1985। ये ओजोन डिप्लेशन इंसिडेंट जो है ना, ये जो हुआ था, घटना घटी थी, ये फर्स्टली डिस्कवर किया गया था कहाँ पे, तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में इन ईयर 1985, राइट। नेक्स्ट है सन इज नॉट विजिबल बिटवीन, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है कि 2 मार्च से लेके 23 सितंबर तक एंड 23 यहाँ पे, सॉरी इसको 2 बार रिपीटेशन हो गया है, 2 मार्च से लेके 23 सितंबर तक सन जो है ना इस कॉन्टिनेंट में विजिबल नहीं होता है। और नेवर सेट बिटवीन 24 सितंबर से लेके 21 मार्च तक। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे याद रहेगा, 22 मार्च है ना, उससे पहले 21 मार्च से 21 मार्च तक, कब से, 24 सितंबर से लेके 21 मार्च तक सनसेट नहीं होता है, मतलब सन जो है ये ढलता नहीं है, सूरज ढलता नहीं है। और 2 मार्च से लेके 23 सितंबर तक ये सन जो है ना ये विजिबल नहीं होता, आई मीन उगता नहीं है इन शॉर्ट। The lowest temperature detected is -136 degree Fahrenheit or -93.2 डिग्री सेल्सियस ऑन अगस्त। तो ये यहाँ पे ये आपने देख लिया। और ये हाई रिस्क नियर लोस्टक इन अंटार्कटिका ऑन द ईस्ट अंटार्कटिक प्लेट्यू, ये क्या है, तो ये है जो आपने यहाँ पे देखा है 10,290। तो ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, काफी इम्पोर्टेंट है। और जो डिटेक्ट किया गया है लोएस्ट टेम्परेचर, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अंटार्कटिका इज सराउंडेड बाय 3 ओशन, दैट इज इंडियन, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। ये तीनों से ये सराउंडेड है, घिरा हुआ है। द साउदर्न पार्ट ऑफ दीज ओशन विच सराउंडेड द अंटार्कटिका आर टुगेदर कॉल्ड साउदर्न ओशन और अंटार्कटिका ओशन। टेम्परेचर क्या है, तो ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर वेडल सी एंड रॉस सी आर द पार्ट ऑफ अंटार्कटिका ओशन। क्वीन मॉड रेंज डिवाइडेड द कॉन्टिनेंट इनटू पार्ट्स। इट कंटेन्स एक्सटेंसिव कोल्ड रिजर्व, राइट। माउंट विंसन मैसिव इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका। तो आपसे हाईएस्ट पीक अगर पूछा जाए अंटार्कटिका तो विच इज माउंट विंसन। एरेबस जो है इज ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ अंटार्कटिका। तो एक्टिव वोल्केनोज के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो आपको ये याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक दिया है, इनफैक्ट ये शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, मैंने इसको अरेंज किया है। तो ये जो है एशिया है, अफ्रीका है, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, उसके बाद कौन सा है, अंटार्कटिका है, यूरोप है एंड ऑस्ट्रेलिया है। EU डिनोट्स ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया जो है यहाँ पे 50 कंट्रीज है और 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, दैट इज अफ्रीका 54 कंट्रीज है, 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन कवर करता है। और नॉर्थ अमेरिका जो है यहाँ पे 23 कंट्रीज है, लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अगर पूछा जाए तो नॉर्थ अमेरिका है। साउथ अमेरिका 12 कंट्रीज है, द लार्जेस्ट फॉरेस्ट अमेजन पाया जाता है। एंड अंटार्कटिका कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, नो कंट्रीज और नो पॉपुलेशन। यूरोप में 51 कंट्रीज है एंड ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा है एंड ड्राइएस्ट है, दैट इज 14 कंट्रीज है। यहाँ पे 0.2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, बहुत ही कम पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब आता है ओशन ऑन द अर्थ। तो टोटल 4 हम देखने वाले हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक। अब यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पैसिफिक ओशन का एरिया क्या है, तो ये इतना आप नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या है, 16,62,40,000 स्क्वायर किलोमीटर लार्जेस्ट है पैसिफिक ओशन। डीपेस्ट ओशन जो है ये इसका एवरेज डेप्थ है, ये कितना, 4,280 मीटर, जो कि 14,040 फीट है। आप गहरा आप समझ सकते हैं। मैरीना ट्रेंच इज वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच विद द डेप्थ ऑफ 11,034 मीटर, दैट इज 36,201 फीट। मैरीना ट्रेंच कहाँ है, पैसिफिक ओशन में। मोस्ट ऑफ आइसलैंड ऑफ दिस ओशन आर ऑफ वोल्केनिक और कोरल ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे आपने ये चीजें नोट डाउन कर ली। वॉज नेम्ड बाय फ्रेडिनैंड मैगेलन। तो नाम में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो वो आप स्पेलिंग से देख लेंगे, क्योंकि
कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि अननोन होता है, अब हिंदी नाम है नहीं और इंडियन नाम है नहीं, जो चीजें वन बाय वन हम सारी चीजें एक बार में कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट जो है इट कंटेन्स एक्चुअली 75% ऑफ वर्ल्ड वोल्केनोज। तो सबसे ज्यादा वोल्केनोज जो है 75% एक्चुअली इट कम्स अंडर किसमें, पैसिफिक ओशन में। मेजर कंट्रीब्यूटर टू द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड प्रोवाइड्स लो कॉस्ट सी ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट है जापान एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड पासिस थ्रू द सी एरिया, दिस सी एरिया दैट इज पैसिफिक सी एरिया, राइट। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। It extended from Antarctic region in the south to Arctic in the north and lying between the continents of Asia and Australia on the west and North America and South America in the east. It covers more than 30% of Earth surface. Earth surface का 30% Pacific Ocean cover करता है और 25,000 islands in Pacific Ocean. Don't forget in including Hawaii द्वीप also. हवाई द्वीप काफी important है, आपको कितनी बार एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिला है। इट श्रिंक्स बाय 1 इंच एवरी ईयर, काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। दिस इज बिकॉज बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ये हर साल जो है ना, ये क्या होता है, 1 इंच श्रिंक कर जाता है, घट जाता है। होम ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ, this is largest in the world and stretches more than 1429 miles. This important area is now protected as a World Heritage Site. World Heritage Site में भी as a World Heritage Site इस एरिया को प्रोटेक्ट किया गया है। Next come to Atlantic Ocean. This is second largest ocean actually and first is Pacific Ocean. एवरेज डेप्थ क्या है, तो 3300 मीटर है इसका एवरेज डेप्थ एंड इट बॉर्डर्स ऑन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। इट कवर्स अप्रोक्सीमेटली 1/5 ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, 1/5 सरफेस जो है अर्थ का ये अप्रोक्सीमेटली कवर करता है एंड कवर्स 29% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर सरफेस एरिया। वीडियो अगर आपको गाइस ज़्यादा फास्ट लगता है तो आपके पास जो सेटिंग ऑप्शंस है ना, उस सेटिंग ऑप्शंस में जाके आप इसको थोड़ा स्लो कर सकते हैं, I mean 0.75 पे आप सेट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। सो इट कवर्स 29% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर सरफेस एरिया, ये हमने देख लिया। डीपेस्ट पार्ट क्या है, तो ये क्या है, ये है पोर्टो रिको ट्रेंच जो है, ये डीपेस्ट पार्ट है जो कि 24,470 फीट है। और टोटल कोस्ट लाइन जो कवर करता है ये अटलांटिक ओशन, ये कितना कवर करता है, तो 60,510 माइल्स कवर करता है। बिजिएस्ट ओशन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स अगर आपसे पूछा जाए तो दिस इज एक्चुअली अटलांटिक ओशन। एंड मेजर कॉन्टिनेंट्स लैंड्स जो है, ये कॉन्टिनेंटल लैंड्स। मेजर वोल्केनिक जो है वो कहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए तो विच इज दिस इज एक्चुअली पैसिफिक, राइट। और इसके बाद अगर मेजर कॉन्टिनेंटल लैंड जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, न्यू फाउंडलैंड एंड ब्रिटिश आइसलैंड्स आर मेजर वंस। तो मेजर कॉन्टिनेंटल लैंड्स जो है इसके ये कौन कौन से, ये आपने देख लिया। एंड वोल्केनिक आइसलैंड आर फ्यूअर एंड दे इंक्लूड दोज ऑफ क्यूबा, जमाइका एंड पुर्टो रिको। तो ये आपको याद रखना है। वोल्केनिक आइसलैंड जो है ये काफी कम मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। आइसलैंड इज लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। थर्ड है इंडियन ओशन, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। वन बाय वन सारी चीजें जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर द कंट्री, कंट्री के नाम पे पड़ा हुआ जो आइसलैंड है, ओशन है I mean, वो इंडियन ओशन ही है, राइट। एवरेज डेप्थ जो है इसका 2960 मीटर है और इंडियन ओशन इज डीपर देन अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन से डीपर कौन सा है, इंडियन ओशन है। मेडागास्कर एंड श्रीलंका आर द लार्जेस्ट वन अमॉन्ग इट्स कॉन्टिनेंटल आइसलैंड। वोल्केनिक ओरिजिन आइसलैंड कौन कौन सा है, तो ये कौन कौन सा है, ये मॉरिशस है, अंडमान एंड निकोबार है, सेशल्स है, मालदीव्स है एंड लक्षद्वीप आर कोरल ओरिजिन। कवर 20% ऑफ द अर्थ सरफेस का 20% कवर करता है एंड ऑयल डिपो दैट इज अकाउंट टू 40% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन, ये आप याद रखेंगे। वार्मेस्ट ओशन हैविंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑल्सो हैविंग लोएस्ट ऑक्सीजन कंटेंट इन द वर्ल्ड। लिमिटेड सी लाइफ, राइट।
एंशिएंट टेक्स्ट जो है ये क्या है, रत्नाकरा माइन ऑफ जेम्स, ये इसको एंशिएंट जो टेक्स्ट है इससे रिलेटेड वो कौन सा है, रत्नाकरा। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने कहीं देखा था इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है, आई थिंक मैंने गूगल से ही इसको लिया है। Indian Ocean receives 6,000 km of river runoff from large river like to Gangas and Brahmaputra. Sunda Deep जो है located in the Java Trench near the southern part of Java, Indonesia, and maximum depth जो है ये कितना है, जिसका 25,344 फीट। It is growing 20 सेंटीमीटर एवरी ईयर ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ पोलर कैप्स। ये स्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है कितना, 20 सेंटीमीटर एवरी ईयर ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ पोलर कैप्स, राइट। इंपॉर्टेंट एंड हिस्टोरिकल ट्रेड पोर्ट्स जो है, हिस्टोरिकल ट्रेड पोर्ट्स ये कौन सा है, डरबन एंड रिचर्ड बे इन द साउथ अफ्रीका, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई इन इंडिया, मालाबार इन ऑस्ट्रेलिया, जकार्ता इन इंडोनेशिया, राइट। और नेक्स्ट है कोलंबो इन श्रीलंका। साउथ इंडियन ओशन में हमें देखना है यहाँ पे वार्म करंट और कूल करंट, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ये वार्म करंट बेसिकली है क्या, विच फ्लोज अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन एंड मूव्स टुवर्ड्स द पोल एंड लैटिट्यूड, दैट इज वार्म करंट, एंड विच इज साउथ इक्वेटोरियल, मोजाम्बिक, मेडागास्कर एंड अगस्तस। cold current क्या है, तो which flows from polar areas towards the equator are the cooler and Antarctic draft जो है and West Australian currents जो है, ये सारे के सारे आप cold current में काउंट कर सकते हैं। Arctic Ocean आता है तो Earth's northern most body of water less than 3% of Earth's surface is covered, smallest है 1,40,90,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, एंड शैलोएस्ट ऑफ ऑल द ओशन एवरेज डेप्थ क्या है, तो 987 दैट इज 987 मीटर है। लार्जेस्ट सैलिनिटी ऑफ ऑल द ओशन 30 पीपीटी इसका सैलिनिटी है, और विंटर टेम्परेचर कैन ड्रॉप माइनस और उसके बाद -50 डिग्री सेल्सियस, माइनस में भी माइनस में जा रहा है, कितना ज्यादा कम है वो आप देख सकते हैं। पोलर बियर्स लिव्स इन द आर्कटिक नियर नॉर्थ पोल और ओनली 4 मिलियन पीपल लिव्स इन द आर्कटिक रीजन। नेक्स्ट है ओशन करेंट, a horizontal movement of sea water that is produced by gravity, wind and water density is known as ocean current. हॉट करंट क्या है, कोल्ड करंट क्या है, राइट। ये हॉट करंट एंड कोल्ड करंट में देखना है, विच फ्लोज फ्रॉम ट्रॉपिकल जोन्स ऑफ लोअर लैटिट्यूड एट टू हायर टेम्परेचर, temperate and subpolar zone are known as hot water current. Hot currents क्या है, which flows from tropical zone to lower latitude to higher temperate and subpolar zone are known as hot water current. And as well as cold current क्या है, current flows from higher latitude to lower latitude are known as cold water current. Exception क्या है, the flow of current changes in Indian Ocean, right? The flow of current changes with the change in direction of monsoon winds, right? Exception है इसका, the hot current flows towards cooler ocean and the cold current flows toward the warmer ocean. ट्रस्ट मी गाइज, ये जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किया है ये हर एक बुक से मैंने इस तरीके से लिया है, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने इस तरीके से कवर किया है कि यहाँ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रिक टू रिमेम्बर हॉट करेंट्स एंड कोल्ड करेंट्स नेम यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, जो आपको मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर से क्वेश्चंस आपको कभी कभी देखने को मिलते हैं कि लिथोस्फीयर आइनोस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि बायोस्फीयर क्या है। इट इज अ बायोलॉजिकल कंपोनेंट supporting life which includes lithosphere, hydrosphere and atmosphere, all living organisms together with the dead organic matter produced by them is known as biosphere. Lithosphere क्या है, the crust and uppermost part of the mantle are called lithosphere. Thickness ranges from 10 to 200 kilometer. Two types of lithosphere, that is lithosphere के दो टाइप कौन कौन से हैं, टू टाइप्स ऑफ लिथोस्फीयर कौन कौन से हैं, तो ये ओशनिक है एंड कॉन्टिनेंटल है। तो विच इज ओशनिक कौन कौन से हैं, तो विच इज एसोसिएटेड विद ओशन क्रस्ट एंड एग्जिस्ट इन द ओशन बेसिन। कॉन्टिनेंटल कौन से हैं, दिस इज एसोसिएटेड विद कॉन्टिनेंटल क्रस्ट।
अब यहाँ पे लिथोस्फीयर की बात हम कर ले तो लिथोस्फीयर इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ. इट कवर्स 2/7 और 29.22%, दैट इज 14,90,41,182 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ. लिथोस्फीयर का आपने देख लिया. अब बात आती है हाइड्रोस्फीयर की. द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन और अंडर द सरफेस ऑफ प्लैनेट. Ocean contains 97% of water in hydrosphere, while rivers, lakes and other water bodies on land and underground water contains a small percentage of total water in hydrosphere. Atmosphere क्या है? Mixture of different types of gases. Oxygen, nitrogen are two main gases जो कि 99% cover करते हैं, and other gases like argon, carbon dioxide, neon, helium, hydrogen, etc. Oxygen will be almost negligible quantity at the height of 120 kilometer. CO2 and water vapor up to 90 kilometer from the earth's surface. और इसके बाद हमें देखना है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन गैस के बारे में, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट, और यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बनते हैं. लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीजिंग इन एटमोस्फेयर. The main reason in global warming is carbon dioxide. I hope आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी. फिर बात हम कर लेते हैं ओजोन गैस की. फाउंड मेनली 10 to 50 किलोमीटर above the surface, which is ozone gas. कितने में पाया जाता है? 10 से 50 किलोमीटर above the surface of earth. It acts as a filter and absorbs the ultraviolet rays. Ultraviolet अगर ये ना हो तो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट किरणें जो है ना ये अर्थ पे पड़ेंगे, जो कि हमारे लिए हानिकारक है. एंड it causes actually skin cancer also. It acts as a filter and absorbs the ultraviolet rays regarding from the sun and prevents them from the reaching the surface of the earth. The amount is very little and limited to ozone layer found in the stratosphere. वाटर वेपर क्या है? तो वाटर वेपर इजिली हम अगर देखना चाहें तो गैसेस फ्रॉम form of water. It is actually, and it contributes to the stability and instability in the air. The amount of water vapor decreases with altitude. तो altitude के साथ साथ जो है ना ये amount of water vapor क्या है, ये decrease हो जाता है. It also decreases from the equator or from the low latitude towards the pole or towards the high latitude, right? Maximum amount in atmosphere could be up to 4%, in which the amount of warm and wet region, which is found in the warm and wet region, कितना 4%. It absorbs part of incoming solar radiation insolation from the sun and preserves the earth radiated heats. ये क्या है? ये यहाँ पे एक्चुअली कहना क्या चाहता है? ये कहता है कि जो सोलर रेडिएशन जो होता है ना, जिसको आप इंसोलेशन बोलते हैं, उसके जो कमिंग सोलर रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कौन? वाटर वेपर, जो कि सन से आता है और प्रिजर्व करता है अर्थ को रेडिएटेड हीट से, राइट? जो रेडिएशंस होता है उसके द्वारा जो हीट प्रोड्यूस होता है उससे बचाता है किसको? अर्थ को. कौन? तो वाटर वेपर. इट इज द ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ नाइदर टू बिकम टू कोल्ड और टू हॉट. ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है. लाइक ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ ये ब्लैंकेट की तरह काम करता है, जिसमें अर्थ को ना ज्यादा गर्म होने देता है और ना ही ज्यादा ठंडा होने देता है. आई होप मैं ये सारी चीजें आपको समझा पा रही हूँ. डस्ट पार्टिकल क्या है? Dust particle is generally found in the lower layer of the atmosphere in the form of sand, smoke, soot, ocean salt, ash or pollen, etc. These dust particle help in the condensation of water vapor. Water vapor के condensation में ये dust particle जो है ये main role play करती है. अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट पूछा जाता है. वैसे पूछा तो हर एक जगह से जाता है, लेकिन जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो ये पार्ट है. क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. तो इट इज फंडामेंटली डिवाइडेड इनटू 3 लेयर. फर्स्ट वन इज क्रस्ट, सेकेंड वन इज मेंटल एंड थर्ड वन इज कोर. तो क्रस्ट में क्या है? क्रस्ट जो है ना गाइस, ये आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ है, जो कि 8 से 40 किलोमीटर थिक है. Brittle in nature, for 1% of the earth volume and 0.5% of the earth's mass are made up of crust. Constituent
एलिमेंट ऑफ द क्रस्ट आर सिलिका, जिसको SI से आप डिनोट करते हैं, एल्यूमिनियम जिसको AL से डिनोट करते हैं, ऑफन टर्म्ड एज SAIL, राइट, SAIL से। SAIL is used to refer lithosphere which is the region comprising the crust and uppermost solid mantle also, है ना। The main density of the material इन द क्रस्ट इज कितना है, द मेन डेंसिटी कितना है, 391 सेंटीमीटर क्यूब है। द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द हाइड्रोस्फीयर एंड क्रस्ट इज टर्म्ड एट, अब जो हाइड्रोस्फीयर सपोज ये है एंड क्या है, क्रस्ट जो है ये है, तो ये डिसकंटिन्यूटी जो है ना, बीच का जो डिसकंटिन्यूटी है वो उसको क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा गया था, आई होप ये IAS के एग्जाम में, UPSC के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। तो इसको कहते हैं कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी, राइट, कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी इसको कहा जाता है। नाउ कम टू द मेंटल पोजीशन इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट, डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होता है इज कॉल्ड द मोहोरोविच, ठीक है, मोहोरोविच डिसकंटिन्यूटी और मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये सारी की सारी क्वेश्चंस जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स, ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करना नहीं भूलेंगे। थिकनेस जो है ये 2900 किलोमीटर है और 84% ऑफ अर्थ्स वॉल्यूम एंड 67% ऑफ अर्थ्स मास इज ऑक्यूपाइड बाय दिस, which occupy 84% of Earth's volume and 67% of Earth's mass. This is actually mantle. So constituent element of the mantle are silicon and magnesium. तो सीमा जो है ना, सीमा इन शॉर्ट ये क्या है, मेंटल से रिलेटेड है, एंड SAIL जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये क्रस्ट से रिलेटेड है, ये आप याद रखेंगे। डेंसिटी इज हायर देन क्रस्ट, क्रस्ट से ज्यादा डेंसिटी है जो कि कितना है 3.3549 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है द अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द मेंटल एंड द इंटायर क्रस्ट constitute the lithosphere, the just below lithosphere and asthenosphere in between 80 to 200 किलोमीटर, जो कि हाईली विस्कोस है और मैकेनिकली विक एंड डक्टाइल है, राइट, मैकेनिकली विक है और डक्टाइल है। स्टेनोस्फेयर जो है इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा, स्टेनोस्फेयर क्या है, मेन सोर्स ऑफ मैग्मा है जस्ट बिलो द लिथोस्फेयर एंड स्टेनोस्फेयर, और यहाँ पे बट एबव द कोर इज कॉल्ड मेसोस्फेयर। ये मेसोस्फेयर किधर है, जस्ट बिलो द लिथोस्फेयर एंड स्टेनोस्फेयर बट द एबव कोर, कोर के ऊपर, लेकिन लिथोस्फेयर और स्टेनोस्फेयर के बीच में क्या है, मेसोस्फेयर है, राइट, मेसोस्फेयर है। The discontinuity between the upper mantle and lower mantle is known as, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रिपेल्टी डिस्कंटिन्यूटी। कोर किसको कहते हैं, तो कोर जो है ना ये इनर मोस्ट लेयर है, कोर इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय गटिन्सबर्ग डिस्कंटिन्यूटी एंड कंपोजिशन जो है ये आयरन Fe, निकल Ni जो है Fe, राइट। 15% of Earth's volume and 32.5% of Earth's mass it covers, actually core covers what, 15% of Earth's volume and 32.5% of Earth's mass। इनर कोर जो है ये सॉलिड स्टेट में है, आउटर कोर जो है ये लिक्विड स्टेट में है, डोंट फॉरगेट टू रिमेम्बर इट एट। द कोर इज द डेंसिएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच इज इट्स डेंसिटी, तो 9.5 से लेके 14.59 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब क्या है, द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द अपर कोर एंड लोअर कोर इज कॉल्ड लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन। Have completed it, and barysphere is refers to the core and sometimes to the whole interior, ठीक है। और यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर। आगे जो चीजें हमें समझनी है उसके लिए इसका समझना काफी इंपॉर्टेंट है, सो जस्ट डू इट। टेम्परेचर क्या है, इन द बिगनिंग द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज एट एन एवरेज रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर इंक्रीज इन द डेप्थ, राइट। While in the upper 100 किलोमीटर, अगर ऊपर की तरफ 100 किलोमीटर्स में जाओगे the increase in the temperature is at the rate of 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 100 किलोमीटर के ऊपर जाओगे तो पर किलोमीटर जो है ना ये 12 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है, एंड इन द नेक्स्ट
300 किलोमीटर इट इज 20 डिग्री पर किलोमीटर। 100 के ऊपर क्या है पर किलोमीटर पे 12 डिग्री सेल्सियस, और 300 के ऊपर क्या है पर किलोमीटर में 20 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। बट गोइंग फर्दर डेप्थ, राइट, दिस रेट रिड्यूसेस टू मोर 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। टेम्परेचर इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर। क्या बोल रहे हैं ये? टेम्परेचर इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर की तरफ जो है ना, ये टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है। प्रेशर क्या है? प्रेशर को आप कैसे डिनोट करोगे, डिफाइन करोगे? इट इज एक्चुअली लाइक टेम्परेचर प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम द सर्फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, राइट। प्रेशर क्या है? लाइक टेम्परेचर प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम द सर्फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। In deeper portion, it is actually the pressure. This is tremendously high, which will be nearly 3 to 4 million times more than the pressure of atmosphere at the sea level. Density. What is density? How you can define the density here? So just see what is density in my language. I mean, in not my language, in bookish language, but this is my language because I have made this notes. Average density of the layer gets on increasing from क्रस्ट टू कोर। जो एवरेज डेंसिटी है ना ऑफ लेयर, इंक्रीज होता है कैसे? क्रस्ट से कोर की तरफ। तो क्या है? क्रस्ट है, मेंटल है एंड कोर है। तो क्रस्ट की से कोर की तरफ क्या है? डेंसिटी जो है ये ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। तो ये कितना होता है? 14.59 पर सेंटीमीटर क्यूब एट द एवरी सेंटर, एट वेरी सेंटर, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? हवाई जहाज कौन से इसमें जोन में उड़ता है, राइट। आयनोस्फेयर से क्या समझते हैं? जो रेडिएशन है वो किस में होता है? तो ये सारे चीजें क्वेश्चन जो है ना वो आपसे पूछा जाता है। मौसम संबंधी घटनाएं जो है वो किस लेयर में होती हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, आप सबको पता है। जिसमें हमको क्या देखना है? हमको देखना है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर जिसको थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, एक्सोस्फेयर भी हमें देखना है। सो 1 by 1 हम ये सारी चीजें कंप्लीट करने वाले हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट ट्रोपोस्फेयर, लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। ये अर्थ एटमोस्फेयर का क्या है? लोएस्ट लेयर क्या है? ये है ट्रोपोस्फेयर। एंड हाईएस्ट हाइट क्या है? अबाउट 80 किलोमीटर पे आप चले जाओगे ना ऑन द इक्वेटर, एंड 8 किलोमीटर ऑन द पोल। तो ये जो है ना 18 किलोमीटर ऑन द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर ऑन द पोल, दिस इज एक्चुअली ट्रोपोस्फेयर। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे इसका थिकनेस जो है ना ये सबसे ज्यादा होता है। इट कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। ये क्या एक्चुअली कंटेन करता है? डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर। आपको मैंने इससे पहले क्या बताया था? हम लोगों ने नोट्स में देखा था जो सन रेडिएशंस हैं, वो जो सन रेडिएशंस हैं उसको वाटर वेपर क्या करता है? वो वाटर वेपर अर्थ पे ज्यादा का ज्यादा रेज आने से उसको रोकता है। सो दिस लेयर एक्चुअली ट्रोपोस्फेयर लेयर्स कंटेन्स व्हाट? डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर, राइट। नेक्स्ट क्या है? ऑल काइंड ऑफ वेदर चेंजेस टेक्स प्लेस ओनली इन दिस लेयर। तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर कभी पूछ लिया ना गाइस, तो यहीं से कंफर्म है कि ऑल काइंड ऑफ वेदर चेंजेस टेक्स प्लेस ओनली इन दिस लेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? वेदर चेंजेस होता है, आयनोस्फेयर में नहीं होता है। ऑल्सो नोन एज चेंजिंग स्फीयर और ट्रोपोस्फेयर बिकॉज एयर नेवर रिमेन्स स्टैटिक इन दिस लेयर। एयर हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? चेंजिंग स्फीयर और ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। यहाँ पे चेंजेस होता रहता है स्टैटिक लेयर एयर के। ट्रोपोपोज क्या है? जोन सेपरेटिंग ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर। अब जो ट्रोपोस्फेयर जो है एंड जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ये जो जोन है जो सेपरेट करता है इन दोनों को, इसको क्या बोलते हैं? इसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज इज अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस और ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट -45 डिग्री सेल्सियस ओवर द पोल। ठीक है, ये आपको रखना है याद, -80 डिग्री सेल्सियस एंड -45 डिग्री सेल्सियस, राइट। द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज हाइट ऑफ एटमोस्फेयर। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है ना ये डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हाइट
के ऊपर जाओगे और इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। तो हमने इससे पहले 12 डिग्री सेल्सियस वाला देखा था एंड यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस जो है ना ये डिक्रीज हो जाता है 165 मीटर हाइट पे जाने के बाद। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड, ये कौन सा, किसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ये जो 165 मीटर लैप्स करता है ना, कम होता है ना 12 डिग्री सेल्सियस, जो 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस जो एटमोस्फेयर में जो डिक्रीज होता है ना टेम्परेचर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, राइट। अब बात आती है स्ट्रेटोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, जस्ट एबव द ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर और इसके बीच का लेयर जो इन दोनों को सेपरेट करता है उसको क्या बोलेंगे, ट्रोपोपॉज। दिस इज एक्चुअली ट्रोपोपॉज। तो जस्ट एबव द ट्रोपोस्फेयर इट एक्सटेंडेड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। The upper limit of stratosphere is known as stratopause। अब स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर का जो लिमिट होगा क्या होगा, स्फेयर नहीं होगा, पॉज होगा। किसका, स्ट्रेटोपॉज हो जाएगा, राइट। इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। ये जो इट कंटेन्स क्या, स्ट्रेटोपॉज और स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन एक्चुअली द लेयर ऑफ ओजोन गैसेस। द रिलेटिव थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डॉब्सन यूनिट। अब डॉब्सन यूनिट में इसको मेजर करते हैं। दिस रीजन ऑफ एटमोस्फेयर एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। सबसे ज्यादा जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं ना उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, तो इसको कौन करता है, आपको स्ट्रेटोस्फेयर एब्जॉर्ब करता है, ट्रोपोस्फेयर नहीं। मौसम संबंधी घटनाएं किसमें होती हैं, ये होता है ट्रोपोस्फेयर में। और यहाँ पे अब देखना है, इट कंटेन्स अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन O3 इन रिलेशन टू अदर पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ओजोन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन से रिलेटेड कौन सा है, तो स्ट्रेटोस्फेयर है। अब यहाँ पे क्या है, आइडियल फॉर फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या, तो एयरक्राफ्ट। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, तो एयरक्राफ्ट। द टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर अप टू द हाइट ऑफ 20 किलोमीटर। ये इस लेयर के लोअर पार्ट से लेके 20 किलोमीटर के हाइट तक क्या है, इसका टेम्परेचर जो है ना ये सेम रह जाता है। इट इज नॉन चेंजेबल, ये चेंज नहीं होता है। अब बात आती है ट्रोपोस्फेयर के बाद और स्ट्रेटोस्फेयर के बाद। तो बात किसकी आती है, ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है। तो मेसोस्फेयर की बात आती है। नेक्स्ट थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज मेसोस्फेयर आफ्टर ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। This extends up to the height of 80 kilometer and upper limit of mesosphere is known as mesopause। अब देख रहे हैं ना, स्फीयर हट जा रहा है, पॉज ऐड हो जा रहा है। Meteors and falling stars occur in this layer। तो जो स्टार्स गिरते हुए हमें दिखते हैं वो किस लेयर में दिखते हैं, वो मेसोस्फेयर में होते हैं। In this layer the temperature starts decreasing with increasing altitude and reaches up to -100 degree Celsius at the height of 80 kilometer। राइट। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या है, दिस इज एक्चुअली फोर्थ एटमोस्फेयर आफ्टर ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर कम एंड आफ्टर स्ट्रेटोस्फेयर इट इज मेसोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर के बाद ट्रोपोस्फेयर विल कम। So the layer is located between 80 and 400 kilometer above the mesosphere and mesopause बोलते हैं किसको, actually the layer between the thermosphere and what and mesosphere is known as mesopause, right? Just remove the sphere and add the pause। This layer contains of electrically charged particles known as ions and hence also known as ionosphere। तो thermosphere को ही also known as ionosphere, it's also known as ionosphere। Actually the temperature increases with increase in height। Okay, अब यहाँ पे क्या है, ionosphere में क्या है, डिक्रीज नहीं होता है टेम्परेचर, राइट, इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा वैसे ही वैसे क्या होगा, वैसे ही वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। The main thing is that related to thermosphere is this layer also helps in long distance communication। This is actually helping in long distance communication and the temperature rises dramatically reaching up to 4500 degree Fahrenheit or this is actually 2482.22 degree Celsius, right।